हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका विनय कुमार। आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मेरे बारे में यहाँ से जान सकते हैं। मेरा नाम है विनय कुमार। मैंने बीएससी एमएससी ऑनर्स किया है बॉटनी में और उसी में पीएचडी भी कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। और आजकल मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बैक्टीरिया को हम देख कैसे सकते हैं। बैक्टीरिया को देखने के लिए एक्चुअल में माइक्रोस्कोप्स यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि हम उनको नेक्ड ह्यूमन आई से नहीं देख सकते। हम नेक्ड ह्यूमन आई से बैक्टीरिया को क्यों नहीं देख सकते? एक्चुअल में होता क्या है, ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन पावर जो है वो 200 माइक्रोमीटर से नीचे नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो हमें 200 माइक्रोमीटर से नीचे की अगर कोई चीज देखनी है तो वो ह्यूमन आई नहीं देख सकती। उसके बाद हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। माइक्रोस्कोपी बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को देखने के भी काम आती है, वायरल स्ट्रक्चर्स को देखने के भी काम आती है। सिर्फ इतना कहना है कि 200 माइक्रोमीटर से नीचे की जो भी चीज होगी उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। कई तरह के माइक्रोस्कोप हैं जो बैक्टीरिया के लिए यूज किए जाते हैं देखने के लिए। नंबर वन इज लाइट माइक्रोस्कोपी, नंबर टू इज फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, नंबर थ्री इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोप में जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सिंपल नेचुरल व्हाइट लाइट यूज की जाती है इसमें। इस माइक्रोस्कोप में नीचे एक कंडेंसर होता है जो लाइट को स्पेसिमेन के ऊपर फोकस करता है। अगर हम लाइट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें तो हम इस माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर को हम बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इन माइक्रोस्कोप्स में हम ऑयल इमर्शंस या इमर्शन ऑयल्स हम यूज करते हैं। सेकंड है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप दोस्तों, आपको नाम से ही जैसे पता चल रहा होगा, एक्चुअल में जिस भी स्पेसिमेन को हमें फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, एक्चुअल में सबसे पहले हमें उसको फ्लोरेसेंस डाइज से स्टेन करना पड़ता है। उससे होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो डार्क बैकग्राउंड के ऊपर ग्लो करने लगता है, इजीली हमें दिख जाता है। इसके लिए हमें डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप जो है वो यूज करने पड़ते हैं। तीसरा है दोस्तों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें हम लाइट यूज नहीं करते। लाइट की जगह हमें एक फास्ट मूविंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करनी पड़ती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज ये होती है कि हम लाइव स्पेसिमेन इसके अंदर नहीं देख सकते, लाइव सेल्स को इसके अंदर नहीं देख सकते। इसका रीजन क्या है दोस्तों? जब भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में किसी भी जो स्पेसिमेन है उसको हम स्टडी करते हैं तो उसको हम वैक्यूम में रखते हैं। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जो रेजोल्यूशन पावर है वो इन सब जो आप कह लीजिए माइक्रोस्कोप्स हैं इनसे ज्यादा है। तो फिर हम बैक्टीरिया को स्टडी कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता ही दिया है कि माइक्रोस्कोप से हम उनको देखते हैं। सेकंड जो हमारे पास टेक्निक है वो है स्टेनिंग। देखिए, स्टेनिंग जो है, अगर हम स्टेनिंग ना यूज करें तो उसको हम वेट माउंट प्रेपरेशन बोलते हैं। वेट माउंट प्रेपरेशन तब काम में आती है अगर मान लो कोई स्पेसिमेन जो है वो डार्क बैकग्राउंड के ऊपर अगर ज्यादा अच्छे से हमें ह्यूमन आई को ऑब्जर्व हो जाए। फॉर एग्जाम्पल डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप इसके लिए हम यूज करते हैं। और इसको हम नॉन स्टेनिंग प्रेपरेशन भी बोलते हैं या विदाउट स्टेनिंग प्रेपरेशन भी बोलते हैं, या फिर वेट माउंट प्रेपरेशन भी इसको कह सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टेनिंग यूज करते हैं तो उनको हम कहते हैं स्टेन्ड प्रेपरेशंस। और स्टेनिंग जब हम दोस्तों करते हैं तो हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया की बड़े आराम से देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें डिफरेंट स्टेनिंग कर सकें तो डिफरेंट कलर कॉन्ट्रास्ट की वजह से हमें स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बड़ी इजीली क्लियर हो जाती हैं, डिफरेंशिएट हो जाती हैं। अब देखिए टाइप ऑफ स्टेन्स में मैंने ये देखिए, सबसे पहले हमने ये देखा है कि सिंपल स्टेन क्या होता है। सिंपल स्टेन एक्चुअल में वो स्टेन है जो बैक्टीरिया को सिर्फ स्टेन करने के काम में आती है,
एक्चुअल में डिफरेंट बैक्टीरिया के बीच में वो डिफरेंस नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल इसमें हम यूज करते हैं मिथाइलिन ब्लू और बेसिक फचसेन। एक्चुअल में सारे के सारे बैक्टीरिया का कलर सेम हो जाता है, तो कौन सा बैक्टीरिया प्रॉपर्टीज के हिसाब से कैसे डिफरेंट है वो हम इसमें पता नहीं लगा सकते। इसलिए ये जो है सिंपल स्टेनिंग के अंडर रखा जाता है, और इसमें देखिए मिथाइलिन ब्लू है और बेसिक फचसेन इसमें हम यूज करते हैं। सेकंड है दोस्तों नेगेटिव स्टेन। एक्चुअल में नेगेटिव स्टेन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम स्पेसिमेन की स्टेनिंग नहीं करते। इसमें एक्चुअल में हम उसके बैकग्राउंड की स्टेनिंग करते हैं, ताकि जो ऑर्गेनिज्म है वो हमें क्लियर कट कॉन्ट्रास्ट में दिखना शुरू हो जाए, ताकि बैकग्राउंड की जो चीजें हैं वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएं और जो स्पेसिमेन है वो हमें अच्छे से क्लियर नजर आ जाए, जैसे हमने पहले पीछे देखा है। डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप इसमें हम यूज करते हैं। तीसरी स्टेनिंग टेक्निक है दोस्तों इम्प्रेग्नेशन। इम्प्रेग्नेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये हमें स्टेन जो है वो इन्वेड करनी पड़ती। एक्चुअल में इस स्टेन में हम थिन ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं जो साइज में बहुत थिन होते हैं, वो माइक्रोस्कोप से इजीली नजर नहीं आते। इसके लिए हमारे पास इम्प्रेग्नेशन टेक्निक है। इसमें सिल्वर सॉल्ट्स जो हैं उनमें इम्प्रेग्नेट किए जाते हैं थिन स्लाइसेस में, जो बाद में माइक्रोस्कोप से इजीली हमें नजर आ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डिफरेंशियल स्टेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल स्टेन एक्चुअल में डिफरेंट स्टेनिंग को कहते हैं। इसमें डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट आ सकते हैं, या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट स्टेन ले सकते हैं, या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सेल्स या डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेन्स ले सकते हैं, उसको हम डिफरेंशियल स्टेनिंग कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेन दोस्तों जो है वो है ग्रैम स्टेन। ये ग्रैम स्टेन जो है वो एक डच साइंटिस्ट क्रिश्चियन ग्रैम ने डेवलप की थी सबसे पहले 1884 में। इसके बेस पे क्रिश्चियन ग्रैम ने दो ब्रॉड कैटेगरीज बनाई थी सारे बैक्टीरिया की। जो ग्रैम स्टेन रिटेन करते थे उनको हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोला, जो ग्राम स्टेन रिटेन नहीं कर पाते थे उनको हमने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला। और इसकी सारी प्रोसेस दोस्तों कैसे होती है ये मैंने आगे जो है वो डिस्कस कर रखी है, तो हम अभी उसको देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों ग्राम स्टेनिंग जो है, इसके लिए मैंने एक ये स्लाइड बना रखी है, इसको आप एक बार देख लें। एक्चुअल में सारे के सारे बैक्टीरिया को सबसे पहले इकट्ठे स्टेन करना है हमें, जिसको हम क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन कहते हैं। इस स्टेन से सारे के सारे बैक्टीरिया को हमने स्टेन कर देना है। इनिशियली सारी जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है वो सारी की सारी क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को जो है एक्वायर कर लेती है। उसके बाद हमें एक फिक्सेटिव यूज करना पड़ता है जिसको हम मॉर्डेंट बोलते हैं। ये मॉर्डेंट या फिक्सेटिव जो है ये इस स्टेन को क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को थोड़ा सा फिक्स करने में हेल्प करती है, और इसके लिए दोस्तों हम यूज करते हैं सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। और इसमें जो स्टेन है वो अच्छे से फिक्स हो जाती है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर। उसके बाद हमें डीकलराइजेशन करनी होती है बैक्टीरिया की। ये देखना होता है क्रॉस चेक करके कि जो स्टेन सारे बैक्टीरिया ने ली है क्या वो कंफर्म्ड स्टेन है कि नहीं। जैसे ही हम अल्कोहल यूज करते हैं या एसिड यूज करते हैं तो होता क्या है कि कुछ जो बैक्टीरिया हैं उनकी स्टेन निकल जाती है, और कुछ बैक्टीरिया अभी भी क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को रिटेन करते हैं। तो जो क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को दोस्तों रिटेन करते हैं बैक्टीरिया, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि इसमें ग्राम स्टेनिंग जो है डीकलराइजेशन के बाद भी रिटेन हुई है। लेकिन अगर हम इन बैक्टीरिया की बात करें जो कि कलरलेस हो चुके हैं, उनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे, क्योंकि डीकलराइजेशन स्टेप के बाद इनकी स्टेनिंग जो है वो खत्म हो गई है। लेकिन दोस्तों इनको हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, ट्रांसपेरेंट बैक्टीरिया तो छोड़ नहीं सकते, इसके लिए हमें फिर काउंटर स्टेनिंग करनी पड़ती है। और काउंटर स्टेनिंग के लिए हमारे पास है सेफ्रेनिन, जो कि एक ऑरेंज रेड कलर की डाई होती है, और उससे हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टेन कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं दोस्तों बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के ऊपर। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है बैक्टीरियम की। हम धीरे धीरे करके आउटसाइड से शुरू करेंगे बैक्टीरिया के,
और इनवर्ड तक जाएंगे और एंड में हम दोस्तों इसके डिस्कस करेंगे जेनेटिक मटेरियल को, जो कि न्यूक्लियाइड बोला जाता है या सिंपली इसको हम क्रोमोसोम बोल सकते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बाहर दोस्तों कैप्सूल लेयर होती है और इसको हम स्लाइम लेयर भी बोलते हैं। कैप्सूल लेयर और स्लाइम लेयर में स्लाइट सा डिफरेंस होता है। एक्चुअल में दोनों सेम चीजों के बने हैं, उनके कंपोनेंट सेम हैं, लेकिन अगर कंपोनेंट्स क्लोजली अरेंज्ड हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, तो हम उनको कैप्सूल बोल सकते हैं। लेकिन अगर इनके कंपोनेंट्स लूजली अरेंज्ड हैं तो हम इनको स्लाइम लेयर बोल सकते हैं। एक बात और आपने दोस्तों याद रखनी है, स्लाइम लेयर का दूसरा नाम जो है ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स को स्लाइम लेयर भी बोलते हैं, फ्री स्लाइम भी बोलते हैं। ये किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर बैक्टीरिया को एडहेयर करने के लिए, उसको चिपकने के लिए हेल्प करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया को अटैच करने में कौन सी लेयर हेल्प करती है दोस्तों, तो आंसर आएगा स्लाइम लेयर, या फिर आप उसका आंसर करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। देखिए दोस्तों, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, हमारे जो टीथ होते हैं उनकी आउटर मोस्ट लेयर होती है इनेमल। इनेमल जो है वो बहुत ही शाइनी सरफेस होता है, उसके ऊपर चीजें टिकती नहीं है इजीली। लेकिन जो बैक्टीरिया है वो अपनी स्लाइम लेयर की वजह से इनेमल के ऊपर भी जो अटैचमेंट है कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर मान लो कैप्सूल लेयर या स्लाइम लेयर हमें सिंपल माइक्रोस्कोप के अंडर ना दिखे, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही दिखे, तो उसको हम माइक्रो कैप्सूल कह सकते हैं। और ये जो कैप्सूल लेयर है ये ज्यादातर लाइपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। कहने का मतलब लिपिड्स और शुगर मॉइटी का बना होता है, लेकिन कई बार दोस्तों इसमें लाइपोप्रोटीन्स भी हो सकती हैं। कैप्सूल के बाद दोस्तों आता है सेल वॉल, और सेल वॉल बैक्टीरिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म ना तो प्लांट किंगडम में है और ना ही एनिमल किंगडम में है जिसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हो। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, देखिए पेप्टाइडो का मतलब समथिंग परटेनिंग टू पेप्टाइड, मतलब प्रोटीन्स। तो एक पार्ट इसका प्रोटीन हो गया, तो ये देखिए दोस्तों ये प्रोटीन हो गया। ग्लाइकन का मतलब ग्लूकोज मोइटी हो गई, तो दोस्तों ये आपको पता है कि इसकी जगह पे हम पॉलीसैकेराइड हम लिख सकते हैं। तो पेप्टाइडोग्लाइकन एक्चुअल में पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन्स का जो है मिक्सचर है। पेप्टाइडोग्लाइकन के और कई नाम हैं दोस्तों, इसको हम म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं, इसको हम म्यूरीन भी कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन में जो ग्लाइकन मॉइटी है या जो शुगर मॉइटी है, ये एक्चुअल में दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इसमें शुगर के। देखिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक NAG है, एक NAM है। अगर हम NAG की फुल फॉर्म की बात करें तो इसको हम बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। अगर NAM की बात करें तो इसको हम बोलते हैं एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये दोनों शुगर मॉइटी हैं। तो दो शुगर दोस्तों इसमें हुई, तो हम एक्चुअल में पेप्टाइडोग्लाइकन को एक डाइसैकेराइड भी बोलते हैं, जिसमें कहीं कहीं पे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स भी हैं, बीच में क्रॉस लिंकिंग्स भी हैं। एक्चुअल में होता क्या है, मान लीजिए ये NAM की लेयर है, ये NAG की लेयर है, फिर NAM है, फिर NAG है, और इसके बीच में जो क्रॉस लिंकिंग बनती है दोस्तों, ऐसे करके ये प्रोटीन की होती है। तो ऐसी ही स्ट्रक्चर अगर बनेगी तो इस पूरी स्ट्रक्चर को कंबाइंडली हम कह सकते हैं दोस्तों पेप्टाइडोग्लाइकन। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज और यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों। एक्चुअल में इसमें जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन जो मोइटी होती है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में, इसमें डी अमाइनो एसिड होते हैं। ये आपने बहुत ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपने ज़रूर याद रखनी है। एक्चुअल में ह्यूमन बॉडी में सारे के सारे अमाइनो एसिड, या आप ये कह लो कि मेजोरिटी अमाइनो एसिड जो है वो एल अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में यही अमाइनो एसिड जो हैं वो डी अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब यहाँ पे हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो क्लियर हो सकती है। यहाँ देखिए, ये हमने पेप्टाइडोग्लाइकन की बात की थी, तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी पेप्टाइडोग्लाइकन है। अब इसमें आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे
अंदर की ओर इम्प्रेग्नेटेड टिकोइक एसिड होता है। याद रखना दोस्तों, ये हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं और टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि टिकोइक एसिड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। अब टिकोइक एसिड अंदर की ओर होता है दोस्तों, मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ये देखिए, ये मेम्ब्रेन है। और जो लाइपोटिकोइक एसिड होता है, ये बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सरफेस की तरफ होता है। और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे ये जो है, दिस इज मेम्ब्रेन। यहाँ देखिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर बात करें तो इनकी मेम्ब्रेन्स भी देख लो। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे दो मेम्ब्रेन है, देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी है और आउटर मेम्ब्रेन भी है। अब दोस्तों, जब दो मेम्ब्रेन इसमें होंगी तो बीच में पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी होगा। ये तो बिल्कुल श्योर बात है और ये नेचुरल बात है कि दो मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस है उसको हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस तो कह ही सकते हैं। लेकिन क्या हम ये मान लें कि ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होता? तो इसका आंसर दोस्तों है बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी होता है। कहाँ पे होगा? ये सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है वो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होगा। अब इस आउटर मेम्ब्रेन के बाहर आप यहां देख सकते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स दोस्तों कैप्सूल के हैं। तो ज्यादातर ये जो कैप्सूल बना होता है दोस्तों, ये बना होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बाहर। और ये जो कैप्सूल है ये ज्यादातर लाइपोपॉलीसैकेराइड का बना होता है दोस्तों। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको ये भी बताया था कि लाइपोपॉलीसैकेराइड की जगह यहाँ पे कभी कभी लाइपोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ये कैप्सूल लेयर बहुत हार्ड होती है। अगर थोड़े से लूजली अरेंज्ड हो तो इसको स्लाइम लेयर बोल सकते हैं, आपको पता ही है। लेकिन ये जो कैप्सूल लेयर है इसके बीच में से अगर कोई भी चीज पास करनी है तो देखिए, यहाँ पे पोरन प्रोटीन्स होते हैं। तो इस चैनल के थ्रू बैक्टीरिया के अंदर या बाहर की ओर ट्रांसपोर्ट हो सकता है सब्सटेंसेस का। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हमने कैप्सूल लेयर पढ़ ली, उसके बाद हमने सेल वॉल पढ़ लिया दोस्तों, उसके बाद हमने पढ़ना है मेम्ब्रेन। क्योंकि हम बाहर से अंदर की ओर चल रहे हैं तो बाहर सबसे पहले हमने कैप्सूल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमने सेल वॉल कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों बारी है मेम्ब्रेन की। मैं एक चीज आपको जरूर बताऊंगा कि इस यूनिवर्स में जो भी लिविंग सेल है अगर उसके बाहर मेम्ब्रेन आती है तो वो सिर्फ दो ही चीजों की मेजोरिटी बनी होगी, और वो है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स की। और इसमें ये मैटर नहीं करता कि प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है या यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोट्स में भी मेम्ब्रेन ज्यादातर फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स की बनी होती है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन की ही बनी होती है। लेकिन यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन के और प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंस ऑफ स्टीरोल्स। अब देखो, स्टिरोल की अगर मान लो हम कॉमन एग्जांपल लेके चलें, जैसे कोलेस्ट्रॉल है। जो यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स में दोस्तों ये स्टिरोल जो कोलेस्ट्रॉल है वो एब्सेंट होता है। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स हैं यूकैरियोट्स में, वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दोस्तों उसमें मेम्ब्रेन के ऊपर ही ये सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं ये लाई करते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। अब देखिए, साइटोप्लाज्म की बात करें, देखिए मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म ही होगा। लेकिन साइटोप्लाज्म को डिस्कस करने से पहले दोस्तों मैं आपको मेम्ब्रेन का ही एक और पार्ट बताता हूं जिसका नाम है मीजोजोम। ये मेम्ब्रेन की इनवर्ड ग्रोथ को बोलते हैं, इनवेजिनेशन को बोलते हैं। ये बैक्टीरिया में मीजोजोम होता है। ये मीजोजोम जो है ये दोस्तों दो तरह का हो सकता है। एक होता है सेप्टल मीजोजोम, एक होता है लेटरल मीजोजोम। सबसे पहले हम लेटरल मीजोजोम की बात करें दोस्तों, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो लेटरल मीजोजोम है ये पेरिफेरी की तरफ होता है।
ये पेरिफेरल होता है। तो पेरिफेरल साइड पे जो मीजोजोम प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली मीजोजोम मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है, तो ये भी किस चीज का बना होगा, फोस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स का। और ये लेटरल साइड पे होता है दोस्तों। और एक्चुअल में ये जो लेटरल मीजोजोम है, इसके ऊपर हमें एक्चुअल में जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाले और दूसरे रेस्पिरेटरी एंजाइम जो हैं, वो लेटरल मीजोजोम पे एक्चुअल में प्रेजेंट होते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में कौन सा है? आंसर इज लेटरल मीजोजोम। जो सेकंड टाइप का मीजोजोम है दोस्तों, वो है सेप्टल मीजोजोम। जो सेप्टल मीजोजोम है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसने कुछ सेप्टम जैसा बनाना है। सेप्टम मतलब सेल वॉल जैसी बनानी है या कोई पार्टीशन जैसी बनानी है। ये हम दोस्तों अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये एक्चुअल में बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। जब भी एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड होता है, तो उसके बीच में सेप्टम बनता है, और उस सेप्टम को कौन बनाता है? सेप्टल मीजोजोम बनाता है। चलिए अब हम चलते हैं साइटोप्लाज्म के ऊपर। साइटोप्लाज्म ऑब्वियसली डेंस और कोलोइडल सस्पेंशन है। कोलोइडल सस्पेंशन इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें दोस्तों डिसॉल्व होती हैं, और 70% तो इसमें वाटर ही होता है। ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि सेल ऑर्गेनेलिज जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, ये आपको पता है। और प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होने की वजह से जो रेस्पिरेटरी जो एंजाइम्स हमने देखे, वो लेटरल मेसोसोम के ऊपर लाई करते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट भी प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी बोलते हैं, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोसिस। क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस बोलते हैं। अच्छा, राइबोसोम तो हर ऑर्गेनिज्म में होंगे ही, क्योंकि राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन बनाने के काम में आते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं सेल की। राइबोसोम जबकि इसमें 70S टाइप के होते हैं। कहने का मतलब ये है कि 70 इनका सेडिमेंटेशन रेट है, मतलब 70 की स्पीड से ये सॉल्यूशन में नीचे बैठ सकते हैं। बस इसका सिर्फ इतना ही मतलब है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इनका 70 है। अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो उनमें सेडिमेंटेशन जो उसका रेट है या कोफिशिएंट है वो 80 का होता है। इसलिए यूकैरियोट्स में 80S और प्रोकैरियोट्स में दोस्तों ये जो इसके राइबोसोम्स हैं वो 70S टाइप के होंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं एक और चीज बता दूं, ये जो राइबोसोम्स हैं, ये कई तरह की एंटीबायोटिक्स का एक्ट ऑफ साइट ऑफ एक्शन भी है। एक्चुअल में कई तरह की ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया को किल कर सकती हैं बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एंटीबायोटिक बताता हूं जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन। ये जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं, ये बैक्टीरिया की प्रोटीन फैक्ट्री पे अटैक करती हैं दोस्तों, तो बैक्टीरिया को किल किया जा सकता है, इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी इंक्लूजन बॉडीज हैं दोस्तों, जो कि बैक्टीरिया में हो सकती हैं। इंक्लूजन बॉडीज मैं आपको बताता हूँ। इंक्लूजन बॉडीज दो तरह की हो सकती है, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। इनऑर्गेनिक में दोस्तों जैसे सल्फर के क्रिस्टल्स हैं या फिर फॉस्फेट के क्रिस्टल्स हैं। एक्चुअल में इंक्लूजन बॉडीज को ये माना जाता है कि ये स्टोरेज का काम करते हैं। ऑब्वियसली अगर फॉस्फेट स्टोर करेंगे तो फॉस्फेट इंक्लूजन बॉडीज हो जाएंगी, अगर सल्फर स्टोर करेंगी तो सल्फर इंक्लूजन बॉडीज हो जाती हैं। और दोस्तों जो फॉस्फेट स्टोर करती हैं, उन इंक्लूजन बॉडीज को हम वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि ये इनऑर्गेनिक तो होते ही हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक में देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ये बताया कि इंक्लूजन बॉडीज जो हैं ये बैक्टीरिया में स्टोरेज का काम करती हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक चीज को अगर स्टोर कर ली अगर बैक्टीरिया ने, तो वो फूड मटेरियल एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन एक ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी है। इसके अलावा ऑयल ड्रॉपलेट्स हो गए, वो भी एक ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी है। तो चलिए आगे चलते हैं। सेंटर में दोस्तों न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड होता है। एक्चुअल में न्यूक्लियस एक मिसनोमर टर्म है। न्यूक्लियस बैक्टीरिया में हम नहीं कह सकते, वो इसलिए क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। तो देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, और इसमें कोई भी न्यूक्लियोलस भी नहीं होता दोस्तों।
अब अगर मान लो हम इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें दोस्तों, तो इसमें ना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और ये डीएनए भी हाईली कॉइल्ड डीएनए होता है, जिसको हम सुपर कॉइल्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। ये जो न्यूक्लियोइड है ना दोस्तों, इसके और भी कई नाम हैं, जैसे कि प्रोक्रोमोसोम हो गया, जीनोफोर हो गया, इंसिपिएंट न्यूक्लियस हो गया, प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो गया, या फिर डीएनए मटेरियल शोइंग पैरासेक्सुअलिटी बिहेवियर हो गया। इसका कई सारे नाम है। तो एक्चुअल में इसको न्यूक्लियोइड जो है वो सबसे कॉमन नेम है, तो आप इसको न्यूक्लियोइड से ही याद रख लीजिए। न्यूक्लियोइड को अगर हमें देखना हो तो दोस्तों इसमें हम फ्यूजन स्टेन यूज करते हैं, और जो फ्यूजन स्टेन है वो एक कॉमन स्टेन है जो डीएनए को लेबल कर सकती है, उसको स्टेन कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों जेनेटिक मटेरियल के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है बैक्टीरिया में, और उसको हम प्लाज्मिड्स के नाम से जानते हैं। देखिए ये प्लाज्मिड्स है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, और ये भी दोस्तों डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये भी कॉइल्ड होता है, ये भी सर्कुलर होता है, लेकिन ये मेन न्यूक्लियोइड से बहुत छोटा होता है। दोस्तों आगे एक पूरा लेक्चर प्लाज्मिड्स के ऊपर आने वाला है, जो हम जरूर डिस्कस करेंगे। प्लाज्मिड्स बैक्टीरिया में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कई तरह के फंक्शंस बैक्टीरिया परफॉर्म करता है प्लाज्मिड्स की वजह से। तो ये जल्दी ही आने वाला है, मैं जल्दी ही आपके लिए इस लेक्चर को बनाऊंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अब चलते हैं आगे। लास्ट चीज है हमारे पास बैक्टीरियल अपेंडेजेस। बैक्टीरियल अपेंडेजेस में फ्लैजेला आता है, पिल्लाई आती हैं, फिम्ब्रिया आती हैं। अब देखिए ये सारी ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक अपेंडेजेस हैं। और ये जो फ्लैजेलम है ना, ये एम्बेडेड होता है सेल इनवेल्प में, सेल इनवेल्प में ये एम्बेडेड होता है। अब अगर मान लो हम फ्लैजेला की बात करें, तो फ्लैजेला में एक बेसल बॉडी होती है जहां से फ्लैजेलम एक्चुअल में निकलता है। तो यहाँ पे देखिए ये है बेसल प्लेट, और इसको ही हम बेसल बॉडी बोलेंगे। इस बेसल बॉडी का दूसरा नाम दोस्तों ब्लिफेरोप्लास्ट भी होता है, लेकिन ब्लिफेरोप्लास्ट उसको हम यूकैरियोट्स में कहते हैं। अब ये जो फ्लैजेला है, ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। फ्लैजेला दोस्तों कई तरह के होते हैं, कई तरह के फ्लैजेला होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आगे फ्लैजिलेशन के बेस पे हमने ये देखना है कि कितनी तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं। वो मैंने आगे एक स्लाइड बनाई है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों सरफेस के ऊपर और अपेंडेजेस हो सकते हैं, पिल्लाई। एक्चुअल में ये जो पिल्लाई है, ये सेक्सुअल बिहेवियर शो करने में हेल्प करती हैं बैक्टीरिया का, और इसको हम सेक्स पिल्लाई के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर ये पिल्लाई उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये सेक्सुअल बिहेवियर शो नहीं कर रही हैं, उस टाइम पे इसको हम फिम्ब्रिया के नाम से जानते हैं। अदरवाइज पिल्लाई और फिम्ब्रिया में दोस्तों स्ट्रक्चरल कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ इसमें फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है। जब फिम्ब्रिया सेक्सुअल बिहेवियर शो करेगी तो उसको हम सेक्स पिल्लाई बोलेंगे या सेक्सुअल पिल्लाई बोलेंगे। ठीक है जी। और ये पिल्लाई और फिम्ब्रिया ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, और उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पाइलिन प्रोटीन। फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन, और पिल्लाई पाइलिन प्रोटीन से बना होता है। अच्छा, अब हम बैक्टीरियल अपेंडेजेस में ये जो फ्लैजेला है उसके कुछ पार्ट और कर लेते हैं। देखिए ये है बेसल बॉडी, जहां से जो बैक्टीरिया का फ्लैजेलम है वो निकल रहा है। अब मान लो ये फ्लैजेलम जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का हम अगर स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए ये एक मेम्ब्रेन हो गई, ये दूसरी मेम्ब्रेन हो गई। अब देखिए यहाँ पे ये बेसल बॉडी है, यहाँ पे एक रिंग हो गया, यहाँ पे दो रिंग हो गए। एक्चुअल में दोस्तों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दो पेयर ऑफ रिंग होते हैं बैक्टीरिया के बेस पे, सॉरी फ्लैजेला के बेस पे, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिंगल पेयर ऑफ रिंग होता है। ठीक है जी। जैसे ही इस रिंग से बाहर निकलता है फ्लैजेलम, तो इसमें एक कर्व्ड स्ट्रक्चर होती है, और उस कर्व्ड स्ट्रक्चर के बाहर फ्लैजेलर हुक लगा होता है। और इस फ्लैजेलर हुक के बाहर दोस्तों एक लॉन्ग फिलामेंट होता है, जिसको हम फ्लैजेलर फिलामेंट बोलते हैं दोस्तों। और यही फ्लैजेलर फिलामेंट है जिसकी प्रोपेलर मूवमेंट की वजह से, याद रखना है दोस्तों, प्रोपेलर मूवमेंट, प्रोपेलर मूवमेंट,
और ये क्वेश्चन आता है कि किस तरह की मूवमेंट जो है वो बैक्टीरियल फ्लैजेला शो करता है। द आंसर इज प्रोपेलर मूवमेंट। तो इसकी वजह से बैक्टीरिया मूव कर सकता है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया फ्लैजिलेशन के बेस पे कई तरह का हो सकता है। देखो, इसको हमने याद कैसे रखना है। देखो, फ्लैजेला मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्राइकोम। अब ट्राइकोम जिसके पास होगा उसके सफिक्स में हम ट्राइकस यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये ट्राइकस हो गया। ट्राइकस कहाँ से हुआ, फिर से मैं आपको बताता हूँ। फ्लैजेला, फ्लैजेला मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक मतलब ट्राइकॉम लाइक स्ट्रक्चर, और सफिक्स में हम यूज कर सकते हैं ट्राइकस। अब अगर ए साथ में जोड़ दिया तो ए ट्राइकस हो गया, तो विदाउट फ्लैजेलम। इसकी एग्जांपल है बेजियोटा। सिंगल फ्लैजेलम मोनोट्राइकस विब्रियो कॉलरा। लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों? एक साइड पे ग्रुप ऑफ फ्लैजेला होंगे या टफ्ट ऑफ फ्लैजेला होंगे। एग्जांपल है स्पाइरेला, स्पाइरेला सॉरी। एम्फीट्राइकस को कैसे हम डिस्कस करेंगे? दो साइड्स को हम एम्फी बोलते हैं। एम्फी मतलब टू साइड्स, दो साइड्स के ऊपर। अब देखो, अभी एक एक फ्लैजेलम है, तो इसको हम बोलेंगे एम्फीट्राइकस। स्पाइरेलम माइनस। दोस्तों, इसी से रिलेटेड आपको मैं एक और चीज बताता हूं। देखिए, ये देखिए, ये है एम्फीलोफोट्राइकस। एक्चुअल में एम्फी मतलब दो साइड्स हैं, तो यहाँ पे एक साइड, दो साइड, लेकिन यहाँ पे एक एक फ्लैजेलम नहीं है दोस्तों, यहाँ पे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला दोनों साइड है। तो हम इसको दोनों का मिक्सचर बना देंगे। देखिए, ये भी एम्फी है और ये भी एम्फी है, लेकिन यहाँ पे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है, तो लोफो साथ में जोड़ देंगे तो एम्फीलोफोट्राइकस दोस्तों हो जाएगा। एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। एक मिनट में इसको रब कर दूं जरा। अब दोस्तों हमारे पास है नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है पेरीट्राइकस। पेरी का मतलब पेरी फ्री पे, सारी पेरी फ्री पे फ्लैजेलम ही फ्लैजेलम है। तो सारे सरकमफ्रेंस पे फ्लैजेलम होंगे, तो उसको हम बोलेंगे पेरीट्राइकस। और एग्जाम्पल हमारे पास है दोस्तों ई कोलाई का। अब मैं आपको एक टिप्स देता हूं। यहाँ पे आपने सिर्फ दो के ही जो है एग्जाम्पल्स वो याद करनी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक है दोस्तों मोनोट्राइकस, जिसमें विब्रियो कॉलरा आता है, विब्रियोकोमा भी इसका नाम होता है। एक है दोस्तों पेरिट्राइकस, जिसमें कि ई कोलाई आता है। और ये दोस्तों मैं स्लाइड जो है वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये सिर्फ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में डिफरेंस दिए हुए हैं। इनको इसको आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। और ये बिल्कुल जनरल है, और इसमें से कई सारे क्वेश्चन बाद में बन जाएंगे। ये देखिए, राइबोसोम जो है ये हमने 70s और 80s का जो हमने डिस्कस किया था, ये भी इसमें दे रखा है। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आने वाला हूं जो कि प्लाज्मिड पे होगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए अलोहा टू ऑल।